चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, यानी फ्रिज के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है उसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं, यानी जिसमें पावर दिया जाता है, यानी जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेज की आवश्यकता पड़ती है उसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। तो उन भागों को आज हम समझेंगे कि फ्रिज में वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, कितने पावर का यूज करना चाहिए, क्या उसका रियल में नाम है, क्या उसका कार्य, कैसे वो कार्य करता है, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला भाग यहां पर हमने नोट कर रखा है कंप्रेसर। उसके बाद समझेंगे हम थर्मोस्टेट को जो कूलिंग को कंट्रोल करता है, डोर स्विच को जो फ्रिज के अंदर लगे बल्ब को ऑन ऑफ करने का कार्य करती है, बल्ब यानी जो हमारा उजाला देने का कार्य करता है, रिले जो हमारे कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने का कार्य करता है, ओएलपी यानी जो हीटिंग को कंट्रोल करता है, और कैपेसिटर यानी कि कंप्रेसर की बाइंडिंग कमजोर होने पर उसको स्टार्टिंग के समय झटका देके स्टार्ट करना और लगातार चलाने का कार्य करता है। इन सारे पार्टों के बारे में पूरा हम डिटेल में विस्तृत में समझेंगे। पूरा फाइनल फ्रिज के इलेक्ट्रिक भाग यहां पे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भाग हमारा कंप्रेसर। देखिए कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर के बारे में डिटेल में बहुत सारी जानकारियां हमने पहले ही बना चुके। तो कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है। सबसे पहले कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है जो फ्रिज में सबसे पीछे और नीचे वो ब्लैक कलर का गोल सा लगा होता है ना, वो कंप्रेसर होता है। और कंप्रेसर में 3 पाइपें निकली होती है। कंप्रेसर से 3 पाइप निकली होती है, जिसमें एक पाइप का नाम होता है सक्शन लाइन, ये सक्शन लाइन होता है, और दूसरी पाइप का इसमें नाम होता है डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन का मतलब समझिए कि कंप्रेसर को जब हम ऑन करते हैं ना, एक होता है इसमें ये चार्जिंग लाइन। इसका कार्य क्या होता है कि जब हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं मतलब चालू करते हैं, देखिए इसमें पावर देने के लिए 3 पॉइंट बने होते हैं, जिसमें एक होता है कॉमन, एक होता है रनिंग और एक होता है स्टार्टिंग। जब इसमें पावर देते हैं, जब हम इसमें सप्लाई देते हैं ना, उसके बाद ये मोटर स्टार्ट हो जाता है। और जब मोटर स्टार्ट होता है तो इसका कार्य क्या होता है, ये गैस को एक साइड से खींचता है, यानी सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर कर देता है। सक्शन लाइन से खींचा और डिस्चार्ज लाइन से माध्यम से बाहर कर दिया। तो कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और ये कंप्रेसर एक ऐसा भाग है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों होने का कारण क्या है, इसमें गैस का संचार भी होता है, यानी ये गैस को सक्शन लाइन से खींचता है, डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। और इलेक्ट्रिकल किस लिए है, क्योंकि इसमें पावर दिया जाता है, इसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर मोटर लगा होता है, इसलिए ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो कंप्रेसर एक ऐसा भाग है जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों है। इसमें देखिए 3 पिने होती है। जिस प्रकार से हमारा कोई भी मोटर हो, सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, फराटा फैन हो, कोई भी मोटर हो, उसमें तार जोड़ने के लिए 3 ही पॉइंट निकलते हैं ना, कॉमन अगर हम अंदर से बना लेते हैं तो, और अगर अंदर से हम कॉमन नहीं बनाते हैं तो टोटल 4 तार निकलते हैं, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। जब कॉमन बना लेते हैं तो कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग निकलता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हर मोटर से 3 तार निकलता है, उसी प्रकार से इसमें से भी टोटल 3 वायर निकलते हैं। अगर इसको हमें चालू करना है डायरेक्ट, मान लीजिए कि ये मोटर है, इसको चलाने के लिए देखिए हम रिले वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन अगर इसको हमें डायरेक्ट चालू करना है तो इसको हम कैसे चालू करते हैं, ये हमारी सप्लाई है न्यूट्रल और फेज, यानी कि हमें जो खंबे से तार मिलता है, जब भी हम कोई वायरिंग करते हैं न्यूट्रल और फेज के साथ करते हैं ना, तो सबसे पहले ये हमारा न्यूट्रल का वायर है और न्यूट्रल को लेके जाना है और कॉमन के एक पॉइंट में जोड़ देना। न्यूट्रल को हमने कॉमन में जोड़ दिया, फेज के वायर को रनिंग में जोड़ देते हैं। न्यूट्रल को कॉमन में जोड़ दिया और फेज के वायर को रनिंग में जोड़ते हैं, और रनिंग से स्टार्टिंग में एक अलग से तार लेकर के शॉर्ट मारते हैं। रनिंग से स्टार्टिंग में एक अलग से तार लेंगे और शॉर्ट मारेंगे। शॉर्ट मारते ही ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा, यानी न्यूट्रल को डायरेक्ट कॉमन में, फेज को डायरेक्ट रनिंग में, और रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मार के मोटर को स्टार्ट किया जा सकता है, स्टार्ट किया जाता है। ये डायरेक्ट चालू करने का तरीका है, लेकिन यही कार्य हमारा करता है ये रिले। रिले को अभी हम आगे समझते हैं। ये हमारा हो गया कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद हमारा दूसरा पार्ट है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है, देखिए इसका पूरा नाम होता है थर्मोस्टेट स्विच, यानी यह एक प्रकार की स्विच होती है। स्विच का मतलब जानते हैं ना, एक बटन होती है, और इसका कार्य क्या होता है, स्विच का कार्य क्या होता है, जैसे हम कोई भी स्विच ऑन करते हैं तो 2 वायरों को आपस में टच कराता है, और स्विच को अगर हम बंद करते हैं तो दोनों वायर आपस में अलग हो जाते हैं। मतलब समझिए थर्मोस्टेट भी एक प्रकार की स्विच है, लेकिन ये नॉर्मल स्विच नहीं है। ये स्विच में भी तार जोड़ने के लिए 2 ही पॉइंट होते हैं, लेकिन इस स्विच का कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। कूलिंग को कंट्रोल करने का मतलब, अगर हमारी फ्रिज चल रही है और चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है, तो ऑटोमेटिक तरीके से पूरे मोटर को, कंप्रेसर मोटर को
को बंद कर देगा और कंप्रेसर मोटर बंद हो गया तो समझिए कि हमारा पूरी पावर पूरी फ्रिज बंद है। देखिए कंप्रेसर चल रहा है मतलब फ्रिज चल रही है, कंप्रेसर बंद है मतलब फ्रिज बंद है। जो कुछ है सब कुछ कंप्रेसर है। कंप्रेसर जितनी पावर लेता है मतलब फ्रिज उतनी पावर ले रही है। कंप्रेसर 1 एंपियर लोड ले रहा है तो मतलब फ्रिज 1 एंपियर लोड ले रही है। यानी कुल मिला के पूरी फ्रिज में चलने वाला जो भाग है वो सिर्फ एक है, कंप्रेसर। यहां पर थर्मोस्टेट हमारी स्विच है जो कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है आवश्यकता से अधिक ठंडा होने पर। देखिए ऐसा कोई नहीं है ना कि कुछ लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं फ्रिज है हमें बहुत ज्यादा कूलिंग की आवश्यकता नहीं, कूलिंग की भी हमें सीमित आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा तो ठंडा करवाना नहीं है, नहीं तो कोई चीज रखे ठंडा करने के लिए एकदम जमा के बर्फ बना दिया। जैसे आपने दाल रख दिया, दाल अब जमा के वो बर्फ बना देगा, फिर हथौड़ी से फोड़ के एक एक पीस मिलेगी, तो ऐसा तो करना नहीं है। उसको हमें नॉर्मल ठंडा करना है। ठंडा कराने की भी एक सीमा है ना कि हमें बहुत ज्यादा कूलिंग तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करते हैं उसमें यही स्विच लगाते हैं जिसका नाम है थर्मोस्टेट स्विच। ये कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसमें तार जोड़ने के लिए टोटल 2 पॉइंट बने होते हैं जिसमें एक से इन और दूसरे से आउट कराते हैं। किसी से इन किसी से आउट करा सकते हैं, ये फिक्स नहीं कि नहीं नीचे से इन ऊपर से आउट कराना है या ऊपर से इन नीचे से आउट कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। तार जोड़ने के लिए इसमें 2 पॉइंट हो गए। अब समझिए जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम एक बल्ब लगा देते हैं और बल्ब के देखिए ये हमारा बल्ब का पॉइंट है और 2 वायर हमने सीधा सीधा बाहर निकाला है। इन दोनों वायरों में अगर हम न्यूट्रल और फेस दे देते हैं तो ये हमारा बल्ब जलेगा ना, कंफर्म है ना। अब इसी तार को अगर हम तोड़ दें तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। इस तार को दोबारा से तोड़ दें तो बल्ब जलेगा? जलेगा। अगर इन दोनों तारों को हम हाथ में पकड़ लें और दोनों को आपस में टच कराएं तो बल्ब जलेगा, टच नहीं कराएं तो नहीं जलेगा। यानी इसी दोनों तारों को एक को स्विच के एक पॉइंट पे रखते हैं और दूसरे तार को स्विच के दूसरे पॉइंट पे रखते हैं और जैसे ही थर्मोस्टेट स्विच का अगर ये दोनों पॉइंट टच होगा तो बल्ब जलेगा और टच नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। यानी ये समझिए कि सप्लाई यही है। यहां पे हम बल्ब की जगह पे कंप्रेसर मोटर लगा होगा तो कंप्रेसर भी बंद होगा। और यहां से देखिए थर्मोस्टेट का बनावट क्या होती है, थर्मोस्टेट के पीछे ऐसे एक पतली सी पाइप निकली होती है जिसको हम बोलते हैं ये थर्मोस्टेट की पूंछ है। थर्मोस्टेट की पूंछ है, एक पतली सी पाइप होती है, इतनी पतली होती है ना कि जितना हमारे पेन के अंदर सिक्का होता है ना, कलम के अंदर जो सिक्का होता है ना उतनी पतली होती है। और उसके अंदर एक गैस भी होती है जिस गैस का नाम होता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। यानी थर्मोस्टेट के पूंछ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है और इस गैस की क्वालिटी होती है कि हल्का सा कूलिंग पाने पर बहुत अधिक ठंडा हो जाती है और थोड़ी सी गर्मी पाने पर बहुत अधिक गर्म भी हो जाती है। ये होती है हमारी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए इस स्विच में और अंदर क्या लगा होता है, इसमें 2 कॉपर की पत्तियां लगी होती है। देखिए एक कॉपर की पत्ती यहां हो गई और दूसरी यहां हो गई और इस प्रकार से देखिए ये ऐसी पत्ती है जिसमें विद्युत का संचार होता है। अब यहां से समझिए ये जो दोनों पॉइंट है ना तार जोड़ने के लिए, एक पॉइंट एक में टच है, दूसरा पॉइंट दूसरे में टच है और अगर ये अब यहां से टच हो जाए तो भी हमारा बल्ब जलेगा ना। क्यों? क्योंकि यहां से सप्लाई यहां तक पहुंच रही है, यहां से यहां तक पहुंच रही है। अगर ये दोनों टच हो जाते हैं तो ये हमारा बल्ब जलने लगेगा, ऑन हो जाएगा। और अगर बल्ब जलने लगा मतलब कंप्रेसर चलने लगेगा। तो ये वाला पॉइंट अब यहां तक हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, इसके बाद इसमें होता यह है ना कि इसमें एक पत्ती लगी होती है जिसका नाम होता है बेलोज व डायफ्राम। देखिए इस प्रकार से एक स्प्रिंग लगी होती है। ये जो स्प्रिंग है ना इस प्रकार से नीचे आती है और स्प्रिंग के सबसे निचले सिरे में पत्ती लगी होती है। तो ये बेलोज व डायफ्राम नाम की पत्ती लगी होती है। इस पत्ती में भी विद्युत का संचार होता है यानी एक पॉइंट से लाइट दूसरे पॉइंट तक जाती है और अगर ये स्प्रिंग नीचे तक टच है तो बल्ब जलेगा और टच नहीं रहेगी तो बल्ब नहीं जलेगा। अब देखिए ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ है ना, इस पूंछ का संपर्क इसी स्प्रिंग से होता है। यानी कि जो थर्मोस्टेट की पूंछ है वो स्प्रिंग के संपर्क में होती है। स्प्रिंग ही समझिए कि अंदर जाकर के ये जो स्प्रिंग है यही बाहर जाकर के थर्मोस्टेट की पूंछ बनती है या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो पूंछ होती है यही जाकर के अंदर स्प्रिंग का रूप लेती है। इसके बाद इसमें होता क्या, देखिए फ्रिज में जो हमारा कूलिंग करने वाला भाग होता है वो क्या होता है, एवापोरेटर। एवापोरेटर ही सिर्फ फ्रिज में ठंडा होता है और कुछ तो ठंडा नहीं होता है। एवापोरेटर कहां लगा होता है, जिसको फ्रीजर के नाम से भी बोलते हैं लोग, कूलिंग कॉइल के नाम से बोलते हैं। मतलब समझिए जैसे ये हमारी फ्रिज है तो फ्रिज में सबसे ऊपर का ये जो बॉक्स है ना ये एवापोरेटर होता है। ये जो नीचे अलमारी की तरह है ये सब तो उसमें अलग तरीके का ना, सिर्फ ठंडा क्या करता है, सिर्फ एवापोरेटर। जो कूलिंग होता है वो सिर्फ एवापोरेटर होता है। ये जो नीचे के भाग है ना ये सब तो उसके सहारे ठंडा होते हैं, ये ठंडा नहीं होते। ठंडा सिर्फ एवापोरेटर ही ठंडा होता है, बाकी सब ठंडा नहीं होते। ये सब क्यों ठंडा होते हैं, दरवाजा बंद रहता है, अंदर की कूलिंग बाहर जा नहीं पाती है, इसलिए ये उसकी कूलिंग का प्रभाव उसमें फैल जाता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि कोई कमरा है, कमरे में अगर एक जगह कहीं पे आग जला दिया जाए तो क्या होगा, पूरा कमरा गर्म हो जाएगा ना। उसी प्रकार से जब इसके अंदर ये ठंडा है तो ये सब भी ठंडा हो जाएंगे ना, इसी प्रकार से ये ठंडा करता है। तो फ्रिज
फ्रीज में ठंडा करने वाला भाग क्या है? एवापोरेटर। अब ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ लगती है ना, ये लगी कहां होती है? एवापोरेटर के संपर्क में, मतलब एवापोरेटर से टच होती है। टच होती है, टच होने का मतलब सिर्फ सटी होती, किसी भी प्रकार का ज्वाइंट या बेल्डिंग नहीं होता है, सिर्फ उसमें टच होती है। और टच होने के कारण क्या होता है कि जब फ्रिज ठंडा करती है, मतलब एवापोरेटर ठंडा करता है, और जब एवापोरेटर ठंडा करता है, ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ है ना, ये भी ठंडा होती है। और जब थर्मोस्टेट की पूंछ ठंडी होती है, इसके अंदर ये गैस होती है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। और जब वो गैस ठंडी होती है, क्योंकि गैस की क्वालिटी होती है कि हल्का सा कूलिंग पाने पर बहुत अधिक ठंडा हो जाती है, और थोड़ी सी गर्मी पाने पर बहुत अधिक गर्म भी हो जाती है जल्दी से। तो जब ये एवापोरेटर ठंडा होता है, तो थर्मोस्टेट की पूंछ टच होने के कारण ये भी ठंडी होती है। और जब पूंछ ठंडी होती है, तो इसके अंदर जो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो गैस भी ठंडी होती है। और जब गैस ठंडी होती है, तो ये क्या करती है? इसका प्रभाव देखिए यहां पे, इसका प्रभाव इन स्प्रिंगों पर पड़ता है। और स्प्रिंग क्या होती है? जब ठंडी होती है तो ये सिकुड़ने लगती है, और जब स्प्रिंग सिकुड़ती है तो ये नीचे का पॉइंट यहां से छोड़ देता है और स्प्रिंग ऊपर चली जाती है, जिसके कारण सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं पहुंच पाती है, और यहां पे लगा हुआ कंप्रेसर मोटर हमारा बंद हो जाता है। और फिर जैसे ही टेंपरेचर सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, ये स्प्रिंग धीरे धीरे नीचे आती है, और आते आते एक पॉइंट से फिर दूसरे पॉइंट में टच हो जाता है, और सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने लगती है, और ये हमारा बल्ब यानी कि हमारा कंप्रेसर मोटर चालू हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा थर्मोस्टेट कार्य करता है, जो कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यानी फ्रिज अगर चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है, तो ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को बंद कर देगा। इसके बाद देखिए तीसरा पार्ट हमारा इसमें है डोर स्विच। डोर स्विच क्या होता है? देखिए नाम से समझ में आ रहा है ना, डोर स्विच। डोर का मतलब दरवाजे पे, स्विच मतलब लगने वाली, यानी दरवाजे पर लगने वाली स्विच डोर स्विच। यानी फ्रिज के दरवाजा हम जैसे ही खोलते हैं, उसके अंदर बल्ब जल जाता है, और दरवाजा बंद करते ही बल्ब बंद हो जाता है। मतलब समझिए इसका काम क्या है? ये इसी स्विच का कमाल होता है। ये स्विच महंगी नहीं आती, मार्केट में 10, 15, 20 रुपए की आ जाती है, इतनी सी सस्ती ही स्विच होती है। लेकिन काम इसका कैसे होता है, थोड़ी सी बेसिक समझिए। ये नॉर्मल स्विच की अपेक्षा उल्टा काम करती है। जैसे कोई भी स्विच हो, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो चालू होती है, और छोड़ देते हैं तो बंद हो जाती है। यही होता है ना, जैसे हमारे बाइक का हॉर्न है, हॉर्न को हम दबाते हैं तो बजता है, छोड़ देते हैं तो बंद हो जाता है। लेकिन ये जो स्विच है ना, उसकी अपेक्षा उल्टा काम करती है। मतलब जब आप इसको दबाएंगे तो ऑफ रहेगी, छोड़ देंगे तो चालू रहेगी। मतलब अगर इस स्विच को गाड़ी के हॉर्न में लगा दिया जाए तो जानते हैं क्या होगा? जब नहीं दबाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हॉर्न हमेशा बजता रहेगा, और जब दबाएंगे तो हॉर्न कुछ समय के लिए बंद होगा। यानी इसका प्रयोग तो हमें डोर स्विच के रूप में करना है ना। यानी जब हम दरवाजा बंद करते हैं, तो स्विच का नोब जो होता है वो दबा रहता है, और दबा रहता है तो सप्लाई आउट नहीं होती, यानी वो बंद होता है। और जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं तो सप्लाई को आउट करता है, और हमारा बल्ब जलता है। ये जो स्विच होती है ना, जैसे समझिए कोई भी स्विच हो, स्विच हम पहले आपको क्लियर कर दिए कि कोई भी स्विच हो हमारा नॉर्मल, उसमें तार जोड़ने के लिए दो ही पॉइंट होते हैं, किसी से इन और किसी से आउट करा सकते हैं। देखिए जैसे इस स्विच के अंदर एक पॉइंट है, ये नोब पॉइंट इसको हम बोलते हैं। ये जो बाहर निकला होता है, जिसको हम ऐसे हाथ के अंगूठे से दबा सकते हैं ऐसे, यानी यही दरवाजा बंद करने के बाद बंद होता है। इस स्विच में क्या लगा होता है? देखिए इस स्विच के अंदर दो पत्ती लगी होती है। ये देखिए, ये जो हम ऊपर और नीचे बना रहे हैं ना, ये कॉपर की पत्ती है, यानी इसमें विद्युत का संचार होता है, यानी लाइट की प्रवाहित होती है। यानी यही वो है इनपुट आउटपुट। मतलब समझिए जैसे हम यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, बल्ब को न्यूट्रल फेस दे दिया हमने, बल्ब जलेगा, तार को बीच से तोड़ दिया, दो तार हमें मिल गए, दोनों को टच कराएंगे तो बल्ब जलेगा, नहीं टच कराएंगे तो नहीं जलेगा। इसी के एक तार को स्विच के एक पॉइंट में जोड़ते हैं और दूसरे को दूसरे पॉइंट में जोड़ते हैं। हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब क्या होगा? अगर ये दोनों पॉइंट टच हो जाते तो बल्ब जलेगा, और टच नहीं होंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। इसी में क्या लगा होता है? एक और पत्ती लगी होती है। ये जो दूसरी पत्ती लगी होती है ना, ये भी कॉपर की बनी होती है, और यही पत्ती निचले वाले पॉइंट को ऊपर वाले से टच कराने का कार्य करती है। अब देखिए इसके में लगा क्या होता है, इसके पीछे लगा होता है इस प्रकार से एक स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है ना, इसी स्प्रिंग का काम होता है क्या कि ये जो हमारा नोब है ना, अगर हम इसको दबाएंगे तो स्प्रिंग दबेगी, और छोड़ेंगे तो ये बाहर धकेलेगी। तो हम क्या करते हैं, जब इसको हम हाथ के अंगूठे से दबाएंगे तो ये जो पत्ती है ना, ये पत्ती इस शाफ्ट वाले के साथ, ये जो पॉइंट नोब दबा रहे हैं ना, इसके साथ पीछे जाएगी, और जब पीछे जाएगी तो ये जो सप्लाई है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नहीं पहुंच पाएगी, और जब नहीं पहुंचेगी तो यहां पे लगा हुआ बल्ब हमारा जलेगा नहीं जलेगा, ऑफ रहेगा, बंद रहेगा। और जैसे ही नोब को हम हटाएंगे, हाथ को छोड़ेंगे, तो ये जो स्प्रिंग लगी हुई है ये धक्का देगी पीछे की साइड में, और जैसे ही पीछे जाएगा ये पत्ती जाकर के इधर वाले पत्ती में इधर टच होगी, और यहां पे जाके इसमें टच होगी,
तो सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आउट होने लगती है और यहां पे लगा हुआ बल्ब हमारा ऑन हो जाता है, जलने लगता है। इस प्रकार से हमारा डोर स्विच कार्य करती है। यानी ये नॉर्मल स्विच की अपेक्षा उल्टा होती है। जब इसको हम दबाते हैं, जब हम दरवाजा बंद करते हैं तो दबेगा तो पत्ती पीछे रहेगी और पीछे रहेगी तो सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पे नहीं जाएगी। जब नहीं जाएगी तो बल्ब बंद रहेगा और जैसे ही डोर स्विच को खोलेंगे, दरवाजे को खोलेंगे, ये सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आउट करेगा और बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा डोर स्विच कार्य करती है। डोर स्विच के बाद अगला पार्ट हमारा है बल्ब। बल्ब क्या होता है? फ्रिज के अंदर रखे सामान को देखने के लिए बल्ब का यूज किया जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि फ्रिज में हम बल्ब क्या लगाते हैं, क्यों लगाना जरूरी है क्या? तो बल्ब अगर नहीं लगाएंगे तो हाथ कहीं और डालना है और जाएगा कहीं और। जैसे मान लीजिए कुछ और निकालना है तो कुछ और निकाल लेंगे, तो ये गलतियां हो जाएंगी। यानी फ्रिज के अंदर रखे हुए सामान को देखने के लिए बल्ब का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रिज में जो लगने वाला बल्ब है, देखिए बेसिक सा होता है, नॉर्मल ऐसा ही ये बल्ब है। इसके अंदर ऐसे चूड़ीदार बल्ब का यूज किया जाता है और ऐसे होल्डर पे भी बल्ब आते हैं। ये जो बल्ब है ये 10 वाट, 12 वाट, 15 वाट का यूज किया जाता है और ये होल्डर इसका अलग मिलता है, बल्ब अलग मिलता है। इसमें से तार सीधे दो निकलते हैं और इतना छोटा सा बल्ब है ना, फिर भी ये 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से काम करता है। मतलब लाइट में लगाइए और डायरेक्ट जलेगा। तो इतना छोटा सा ही बल्ब है, 220 वोल्ट से काम करता है। इस बल्ब को अगर चेक करना है सही है कि नहीं सही है, तो डायरेक्ट इसमें न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दीजिए। अगर ये बल्ब जल रहा है तो सही है और नहीं जल रहा है तो खराब है। तो ये बल्ब हमारा बेसिक सा पार्ट है, नॉर्मल, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। देखिए ये जैसे बाइक में हेडलाइट वाला बल्ब होता है ना, आगे वाला, ये उसी प्रकार से है, चूड़ीदार बल्ब होता है। तो ये हो गया हमारा बल्ब। बल्ब के बाद अगला पार्ट इसमें हमारा है, देखिए रिले। रिले क्या होता है? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है रिले। रिले का कार्य क्या होता है? रिले शब्द जहां भी आए ना, आप इसको बेसिक से समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसा काम करता होगा ना जो ऑटोमेटिक करता होगा। रिले यानी किसी भी इलेक्ट्रिक पार्ट में अगर कहीं रिले लगा है तो मतलब समझिए कुछ काम करता होगा और जो भी करेगा ऑटोमेटिक करेगा। जैसे समझिए शादी विवाह में जो राड आते थे ना पहले के समय में, क्या उसको लगा देने के बाद तार को जाके वहां साट मारते थे तब जलता था। तो वहां पे अगर हम रिले लगा दे आज के समय में तो ऑटोमेटिक साट मार के स्टार्ट करेगा। उसी तरह से जैसे हमारा कंप्रेसर मोटर होता है ना, हमने आपको अभी कंप्रेसर के बारे में बताया शुरू में कि कंप्रेसर में 3 पिने होती है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। और जब हम इसमें सप्लाई देना हो तो न्यूट्रल को कॉमन में और फेस को रनिंग में जोड़ते हैं। और रनिंग से स्टार्टिंग में अगर हम एक तार लेके साट मार दें तो कंप्रेसर मोटर हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो साट मारने का कार्य है ये हमें एक तार लेकर के करना पड़ रहा है ना। अगर हम रिले लगा देंगे तो यही साट मारने वाला काम रिले ऑटोमेटिक तरीके से करेगा, यानी अपने आप करेगा। यानी रिले का कार्य होता है कंप्रेसर मोटर को रनिंग से स्टार्टिंग में साट मार के स्टार्ट करना। देखिए रिले हमारे जो होते हैं ना वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए ये ओपन टाइप रिले है, ये बॉक्स टाइप रिले है, ये पीटीसी रिले है, एक रिले और आता है एलएमएस रिले। तो रिले कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप प्रकार चाहे कोई भी हो, काम उसका वही रहेगा। यानी कंप्रेसर मोटर को रनिंग से स्टार्टिंग में साट मार के स्टार्ट करना। जैसे देखिए हम एक बेसिक से रिले को समझते हैं, ये ओपन टाइप रिले इसका नाम है। ओपन टाइप रिले का प्रयोग अब कम किया जाता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका देखिए ओपन टाइप रिले क्यों नाम है, इसकी जो बाइंडिंग है ना, इसमें जो तार लपेटा गया ना वो ऊपर से दिखाई देता है कि हाँ ये तार लपेटा गया, यानी ओपन है, यानी खुला हुआ है। तो इसीलिए इसको हम ओपन टाइप रिले के नाम से बोलते हैं। इसमें देखिए 2 छिद्र बने होते हैं, जिसमें एक रनिंग में और एक स्टार्टिंग में जाता है और ये एक पोल पॉइंट बना होता है सप्लाई देने के लिए, जिसमें हम फेस की सप्लाई देते हैं। जैसे समझिए ये हमारा रिले हो गया। जैसे देखिए हमने चित्र में थोड़ा सा बड़ा रूप देंगे तभी आपको दिखाई दे पाएगा। तो यहां पर देखिए हम बना दे रहे हैं, जैसे ये हमारा हो गया रिले, ये वाला रिले ही बन रहा है, इतना बड़ा है रिले, यही बन रहा है चित्र में। यहां पर देखिए इसमें ये 2 छिद्र बने हुए हैं, जिसमें एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। यानी इस रिले को अगर यहां कंप्रेसर में लगा दिया जाए तो ये रनिंग और स्टार्टिंग में दोनों जाएगा। इसके ऊपर ये जो बाइंडिंग किया गया, ये बाइंडिंग देखिए ऐसे ऊपर से दिखाई दे रही है और सप्लाई देने के लिए यहां पे हम बना दे रहे हैं पोल पॉइंट। इस रिले में होता क्या है, ये जो बाइंडिंग की गई होती है ना, यहां से सप्लाई होकर के ये रनिंग तक जाती है और रनिंग में जाने के बाद इसके अंदर एक पत्ती लगी होती है, जिस पत्ती का नाम होता है प्लंजर। यानी कि प्लंजर नाम की पत्ती लगी होती है जो रनिंग से स्टार्टिंग में साट मारने का कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? अब देखिए जब हमें रिले लगाना और साट न मारना हो तो ये जो फेस का वायर है इसको रिले के एक पॉइंट में लेकर के जाना है, किसी एक में। ये जो एक ही पॉइंट तो तार जोड़ने के लिए होता है ना, जिसको हम पोल पॉइंट के नाम से भी बोलते हैं। तो इसमें सप्लाई देंगे और इसके अंदर ये जो बाइंडिंग किया गया ना, इसके अंदर मैग्नेट बनता है, मैग्नेट। और जब मैग्नेट बनता है मतलब चुंबकत्व का रूप पकड़ता है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर ये जो प्लंजर नाम की पत्ती है ना, इस प्रकार से ये ऐसे ऊपर उठती है और ऊपर उठेगी तो रनिंग से स्टार्टिंग में साट मारेगी और जैसे ही साट मारेगी ये हमारा कंप्रेसर
कंप्रेसर मोटर चालू हो जाएगा, और जब मोटर चालू हो जाएगा तो ये पत्ती फिर से नीचे आ जाएगी, और जैसे ही नीचे आएगी ऑटोमेटिक तरीके से हमारा ये अलग पॉइंट अलग हो जाएगा और मोटर लगातार चलता रहेगा। यानी कि ओपन टाइप रिले या किसी भी रिले का कार्य क्या होता है, कंप्रेसर मोटर को रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार के स्टार्ट करना, और जैसे ही मोटर स्टार्ट होता है एक सप्लाई को ये कट कर देता है। तो ये हो गया हमारा ओपन टाइप रिले। देखिए उसी तरह से हमारा ये होता है पीटीसी रिले। पीटीसी रिले के बारे में हम आपको आगे स्पेशल वीडियो बना करके देंगे। इसमें देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट भी तार जोड़ने के लिए बने होते हैं अलग अलग, लेकिन सप्लाई किसी एक ही में दिया जाता है, 2 में भी दिया जाता है, 3 में भी दिया जाता है। इसके बारे में हम विशेष समझेंगे, लेकिन बस ये भी समझिए इसमें भी छिद्र 2 ही बने होते हैं। ये भी रनिंग और स्टार्टिंग पे भी जाता है, और इसका कार्य भी यही होता है कि कंप्रेसर मोटर को रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार के स्टार्ट करना। और ये देखिए तीसरा हमारा बॉक्स टाइप रिले है। ये जो बॉक्स टाइप रिले होता है ना, ये क्या होता है, ये सबसे बेस्ट है ये, लेकिन सबसे पुरानी फ्रिजों में यूज किया जाता है। आज के समय में देखने को भी नहीं मिलता ये बॉक्स टाइप रिले। तो देखने में वैसे बॉक्स के आकार का है ना, इसमें सीधे 3 छिद्र बने होते हैं। जो तीनों बने होते हैं इसी में एक कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का होता है, और जब ये कंप्रेसर पे लगता है तो सीधे जाता है और कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग को सीधे कवर कर लेता है, ढक लेता है। और तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट होता है इसमें 2 होता है, जिसमें एक में L1 और दूसरे में L2 लिखा होता है। L1 L2 में न्यूट्रल और फेस किसी में देकर के अगर मोटर को स्टार्ट करते हैं तो चालू हो जाएगा, लेकिन नियम की बात करें तो L2 में न्यूट्रल और L1 में फेस देना चाहिए, क्योंकि L2 का संपर्क कॉमन से होता है और L1 का संपर्क रनिंग से होता है। तो इस प्रकार से हो गया हमारा रिले जो कंप्रेसर मोटर को रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार के स्टार्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला पार्ट हमारा है OLP। OLP का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर यानी ओवरलोड होने पे उसकी रक्षा करना है। यानी कंप्रेसर मोटर अगर चलते चलते आवश्यकता से ज्यादा हीट होता है, गर्म होता है, तो ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाएगा। अब यहां पे ये समझिए फ्रिज जो है ना, उसको हम 24 घंटे लगातार चला के छोड़ सकते हैं, उसको कोई देखभाल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कंप्रेसर अगर आवश्यकता से ज्यादा गर्म होगा तो भी फ्रिज अपने आप बंद हो जाएगी, अगर वो फ्रिज आवश्यकता से अधिक ठंडा करेगी तो भी अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये होता है हमारा OLP जो हीटिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। OLP देखिए मुख्य रूप से हम 2 प्रकार की इस प्रकार से यूज करते हैं, एक ऐसे ढक्कन की तरह बनावट में होती है और दूसरी कुछ इस प्रकार से होती है। इन दोनों का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन हाँ, OLP कोई भी हो उसमें तार जोड़ने के जो पॉइंट की बात करें तो उसमें तार जोड़ने के लिए 2 ही पॉइंट होते हैं, जिसमें एक से इन और दूसरे से आउट कराया जाता है। किसी से इन किसी से आउट तो वैसे करा नहीं सकते, क्योंकि इसका जो पॉइंट होता है देखिए जो कॉमन में लगने वाला कुछ दूसरी बनावट होती है, जो कॉमन में सीधे खोस दिया जाएगा इस प्रकार से, और जो पोल पॉइंट है सप्लाई देने वाला वो दूसरी तरह का बना होता है, ऐसे पिन बना होता है। तो इसी में हमारा थिम्बल वाला वायर लगता है, और इसमें भी अलग तरीके का होता है, एक चौड़ा होता है, एक पतला होता है। पतले वाले में से थोड़ी सी तार भी निकला होता है जो कॉमन में खोसा जाता है, लगाया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारी OLP होती है जो हीटिंग को कंट्रोल करने का कार्य करती है। देखिए अगर OLP को हमें चेक करना हो ना ये सही है कि खराब है, तो इसका आसान सा तरीका ये है कि ये सीरीज का बल्ब लेंगे। सीरीज का बल्ब मतलब ये न्यूट्रल फेस लेंगे, तार को बीच से तोड़ेंगे, बन गया। इसके एक तार को एक पर, दूसरे को दूसरे पर रखेंगे। शुरू की अवस्था में सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। अगर बल्ब जल रहा है तो OLP को हम 50% सही मानेंगे। 50% ही सही क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें बस ये पता चल रहा है ना कि सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आउट कर रही है, लेकिन ये थोड़ी पता चल रहा है कि ये कट करेगी कि नहीं करेगी। ज्यादा गर्म मोटर हो रहा है तो बंद करेगी कि नहीं करेगी, नहीं पता चल रहा ना। उसको कंफर्म करने के लिए क्या करिए, मोमबत्ती को किसी अन्य माध्यम से, मोमबत्ती से या किसी माध्यम से इसको हम गर्म करेंगे OLP को। और जब हम इसको गर्म करेंगे ना तो हम 5-7 सेकंड में जब इसको गर्म कर देंगे तो OLP से किट से आवाज आएगी और ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा, यानी ये सप्लाई आउट करना बंद कर देगी। और फिर हम मोमबत्ती को हटा लेंगे तो जैसे इसका टेम्परेचर सामान्य होगा, नॉर्मल होगा, ऑटोमेटिक तरीके से फिर से किट से आवाज आएगी और सप्लाई आउट करने लगेगी, और ये जो हमारा बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा OLP कार्य करती है। और तीसरा पार्ट अब हमारा है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर देखिए हमारे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रनिंग कैपेसिटर, दूसरा होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर का कार्य कंप्रेसर मोटर को लगातार चलाना होता है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कार्य कंप्रेसर मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट
स्टार्ट करना होता है। तो रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर कभी कभी दोनों यूज किया जाता है, कभी कभी दोनों में से रनिंग भी यूज किया जाता है और स्टार्टिंग भी यूज किया जाता है, कभी कभी कोई भी एक किया जाता है। जो रनिंग यूज किया जाता है 4 से 6 एमएफडी, 7 एमएफडी, 8 एमएफडी, मैक्सिमम 10 एमएफडी तक। ये छोटे कंप्रेसरों की बात है जो हमारे फ्रिज में, वाटर कूलर में, डीप फ्रीजर में लगने वाले। उससे बड़ों में हम बड़े बड़े पावर का भी यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो और कैपेसिटर की पहचान क्या होती है? जो रनिंग कैपेसिटर रहेगा उस पर लिखा रहता है 440 वोल्ट एसी, और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसमें लिखा होता है 220 वोल्ट एसी। यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर 220 वोल्ट पे काम करता है और रनिंग कैपेसिटर 440 वोल्ट पे काम करता है, यानी मोटर को लगातार चलाने का कार्य करता है। तो कैपेसिटर का यूज हम कब करते हैं? पहली बात तो जिस फ्रिज में लगी हो पहले से कैपेसिटर, या तो उसमें लगाएंगे, या कोई कंप्रेसर सही है, आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, सब कुछ मल्टीमीटर वगैरह से सही बता रहा है, फिर भी मोटर को स्टार्ट करने पे नहीं हो रहा है, तो आप वहां पे कैपेसिटर लगा के चालू करिए। उसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग कमजोर हो गई होगी तो वो क्या करेगा? कैपेसिटर लगाएंगे तो मोटर को वो झटका देगा, सहारा देगा, स्टार्ट करेगा, और जैसे फिर मोटर स्टार्ट हो जाएगा तो लगातार कार्य करता रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा कैपेसिटर कार्य करता है। तो फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इससे कुछ सीख सके लोग जो घर बैठे हैं, इस कोरोना की महामारी में कुछ सीख सके, कुछ काम कर सके। तो चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।